सभी को नमस्कार, सादर नमस्कार, प्रणाम। हिंदी साहित्य संस्थान नई दिल्ली के इस समृद्ध पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं मीता गुप्ता आज की इस कार्यक्रम की, आज की परिचर्चा की संचालिका हूं। हमारी मुख्य संचालिका विभा राज वैभवी जी अस्वस्थ हैं और इसलिए उन्होंने यह कार्यभार मुझे सौंपा है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली को मैं इस बात के लिए आभार देना चाहूंगी, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना चाहूंगी कि उन्होंने यह गुरुतर भार मेरे कंधों पर रखा और आज हम 111वीं पायदान पर हैं। 111 यानी केवल एक ही श्रेष्ठता की सीढ़ी या एक ही परिमाण नहीं है, हम एक एक और एक हैं, यानी हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होने की राह पर हैं। तो पिछले 110 एपिसोड से हम इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे विषय गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। मुख्य तौर पर हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का यही उद्देश्य है कि हम समाज में उन सब बातों के प्रति लोगों को जागरूक करें जिनके प्रति लोगों का या तो उनकी दृष्टि नहीं जाती है, या तो उनका रुझान नहीं है, या वे देख कर भी अनदेखा कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सब ठीक तो चल रहा है, फिर क्या जरूरत है सोचने की, फिर क्या जरूरत है इस विषय पर बात करने की। लेकिन ये दायित्व हमने उठाया है और हमने पिछले 110 एपिसोड्स में ऐसे ही विषयों को चुना है जो कि सामयिक भी हैं, गंभीर भी हैं और जिन पर चर्चा करना परम आवश्यक भी है। आज हमारे समृद्ध पटल पर हमारे साथ जो विभूतियां हैं, मैं उनका परिचय आपसे जरूर करवाना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं परिचय करवाना चाहूंगी प्रदीप पाठक जी का। प्रदीप पाठक जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उत्तराखंड के देहरादून शहर से आते हैं और आप फाउंडर और सीईओ हैं आईटी कंपनी यूटी मीडिया में। वेंचर्स में आपने मीडिया एवं तकनीक के क्षेत्र में काफी काम किया है और आईआईएम बैंगलोर से मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव एमबीए आपने किया है। निश्चित तौर पर आपका आना हमारे पटल के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप जैसे गुणी और आप जैसे तकनीकी में विशेषज्ञ हमारे बीच पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तमाम सभी दर्शकों की ओर से जी, तमाम दर्शकों की ओर से जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिचू त्रेजा जी, विजय लक्ष्मी गुप्ता जी, पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी को बहुत बहुत आपका अभिवादन है, आपका अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे पटल पर आज प्रदीप पाठक जी यहाँ पधारे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां वे देने वाले हैं। जो हमारा आज का विषय है वह वास्तव में कंप्यूटर और तकनीक से जुड़ा हुआ विषय है। मैं अपने विषय के बारे में चर्चा करने से पूर्व मैं अपनी दूसरी वक्ता को आपसे परिचित कराना चाहती हूँ। आप पहले भी हमारे पटल पर आ चुकी हैं। किरदारे जिंदगी में आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और आप हैं डॉक्टर संजीव कुमारी। आप पीएचडी हैं पर्यावरण विज्ञान में और आप हिसार से आती हैं, हरियाणा से। और आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपके पास 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। पर्यावरणीय सतसई पर आपने बहुत सुंदर लिखा है। इसके साथ साथ आपको हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से श्रेष्ठ कृति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते हैं। वास्तव में यदि मैं ये कहूं कि आपके आगमन से निश्चित तौर पर पर्यावरण के संरक्षण के बारे में हम जो जानकारी पाएंगे वह अनुपम होंगी, वे अद्भुत होंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत इस पटल पर अभिनंदन है। हमारे साथ सुजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं और शुभ संध्या हम सभी के लिए कह रहे हैं। और हमारे साथ आज पहली बार जुड़ी हैं श्रीमती रीतिका दीवान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत ही लोकप्रिय शिक्षिका हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, और बच्चों के बीच रहती हैं।
आज एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताएं, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाएं और साथ ही साथ ऐसी चीजें भी बताएं जिनसे उनको नुकसान हो सकता है। तो वो एक बैलेंस करना, वो एक संतुलन करना आपके लिए बहुत भारी होता होगा, ऐसा मैं समझ सकती हूँ। तो रितिका दीवान जी, आपका हमारे पटल पर पहली बार आप आई हैं, तो बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम अपने विषय पर बात करते हैं। हमारा आज का विषय है ई कचरा कितना कचरा है। वास्तव में जब ये विषय चुना गया तो ये विषय ऐसा था जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कचरे की बात तो लोग करते हैं, वेस्ट की बात लोग करते हैं, क्योंकि उससे हमारे घर में गंदगी होती है, हमारे शहर गंदे होते हैं, नदियां गंदी होती हैं, पर्यावरण गंदा होता है, बहुत सारी चीजें प्रदूषित होती हैं। लेकिन हम ई कचरे को कहीं ना कहीं कुछ कारणों से भूले रहते हैं, या तो या सोचते हैं, या हमें पता ही नहीं होता है, हम जागरूक ही नहीं है। तो हमारी आज की इस परिचर्चा का परम उद्देश्य यही है कि हम ये जाने कि ई कचरा वास्तव में कितना कचरा है। ई कचरा का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यानी ई वेस्ट, या यदि मैं और उसको समझाने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। ये कई चीजों से होता है, जैसा कि मैं गूगल पर पढ़ रही थी और मैंने तमाम अपने साथियों से और लोगों से जानकारी प्राप्त की। ये किसी भी चीज से हो सकता है, चाहे वे ठंडा करने वाली मशीनें हों, चाहे वे टेलीविजन हो, मॉनिटर्स हों, लैपटॉप हों, नोटबुक जो एप्पल की नोटबुक और बाकी कंपनीज की नोटबुक्स होती हैं, टैबलेट्स हों, फ्लोरेसेंट लैंप्स जिनका प्रयोग हम करते हैं, वॉशिंग मशीन्स हों, कपड़े सुखाने वाले ड्रायर हों, बर्तन धोने वाली मशीन जो होती है वो हो, इलेक्ट्रिक स्टोव हो, बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स हो, इलेक्ट्रिक शेवर्स भी इसमें आ रहे हैं। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक है और जिसको हम एक तरह से जिसको वेस्ट समझकर यूं ही हम फेंक देते हैं, या किसी लालच की वजह से अपने पास रख लेते हैं। खरीदने में हम बहुत माहिर हैं, ये नया फोन आया है, चलो नया फोन खरीद लेते हैं। लेकिन क्या उस नए फोन के बदले में जो पुराना फोन है हम उसका क्या करते हैं? तो ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। और तो और कैलकुलेटर्स जो होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, टेलीफोन हैं, वो सब भी इसमें शामिल होते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा। ये चर्चा का विषय बहुत तेजी से बना है और इसका मुख्य कारण ये है कि जब सर्वे हुआ और ये पाया गया, उन 2021 की बात है, इस सर्वे ने काफी लोगों की आंखें भी खोली और लोगों को सोचने पर मजबूर भी किया। और इस सर्वे को मैं देख रही थी, तो इस सर्वे में ये आया कि 2021 में 5 मिलियन ई कचरा भारत में उत्पन्न हुआ, और उसका कैसे डिस्पोज हुआ, वो किस तरह से उसने पर्यावरण पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ा, कैसे हमारी सामाजिक जीवन को बदला उसने, कैसे हमारे तमाम चीजों में प्रदूषण वो लेकर आए, इस बारे में हमने चर्चा करनी, या बल्कि कहना चाहिए सोचना शुरू किया। तो आज की इस परिचर्चा का आरंभ करते हुए, आगाज करते हुए, मैं सबसे पहले चलूंगी मैडम के पास, और हमारी मैडम है रितिका दीवान जी। रितिका दीवान जी आप बच्चों के बीच में रहती हैं, और कोई भी बात जब हम शुरू करते हैं सिखानी, तो हम जानते हैं बच्चों से हम सिखाना शुरू करते हैं। बचपन में हम उनको बहुत सारी बातें बताते हैं। आज के बच्चे, ये जेंजी बच्चे या क्या इस तरह का कुछ नाम होता है, वो कहे जाते हैं, वो पुराने बच्चे नहीं हैं। ये पैदा ही हुए कंप्यूटर और फोन हाथ में लेकर, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो हम लोगों ने तो कंप्यूटर का सी नहीं जाना था, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछली सदी में पैदा हुए, वे कंप्यूटर को धीरे धीरे जाने। पर जो अब के बच्चे हैं, ये कहना चाहिए 2024 के बच्चे हैं, 23 के बच्चे हैं, ये जो 21वीं सदी के बच्चे हैं, इनके साथ आप डील करती हैं। और मेरे ख्याल से, जैसा मैं समझती हूँ, आप 11-12 साल से लेकर के और 15-17 साल तक के बच्चों को डील करती होंगी। तो आप ये बताएं कि सबसे पहले तो कंप्यूटर का सही उपयोग आप बताती होंगी, क्या आप उनको
कंप्यूटर एक ई वेस्ट के रूप में भी काम उसको लिया जाता है, कुछ समय के बाद उसे बदलना होता है, या इस बारे में आप क्या जानकारी देती हैं बच्चों को? प्लीज बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी इस मंच पर बुलाने के लिए। और थैंक यू। इस ई वेस्ट, जो कि ई कचरा, हम अपने अपने स्कूल में भी हम देखते हैं कि बच्चे आजकल एक फोन लेते हैं और 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद ही नया टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो दूसरा फोन इजीली ले लेते हैं। आजकल हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी चीज हम इलेक्ट्रॉनिक लेने जाएं, ईएमआई सिस्टम अवेलेबल है, तो उससे बहुत जल्दी ही हम नई नई चीजें अपनी सुविधा के अनुसार लेते रहते हैं। और जिसके कारण हम पुराना जो हमारा जो रह जाती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसको हम अपने घर में यूं ही रख लेते हैं, या तो ये सोच सोच करके चलो ये कहीं यूज में आएगी, नहीं तो हम ऐसे ही रख देते हैं कि इसकी एक्सचेंज वैल्यू अच्छी नहीं मिल रही। सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं, एक्सचेंज वैल्यू अच्छी नहीं मिलती तो हम उसको अपने घर में यूं ही रख देते हैं। और कुछ टाइम बाद जब कोई भी एक लोकल स्क्रैप डीलर, कोई भी जिसे कबाड़ी वाला कहा जाता है, वो आता है और हम उसको किसी भी कुछ टाइम जब उसका बीत जाता है, हमें लगता है इसका कोई अब यूज नहीं है हमारे लिए, तो हम उसको दे देते हैं। तो वही कचरा ही कचरा बन जाता है जाके, क्योंकि वो जो लोकल स्क्रैप डीलर है उसके पास वो टेक्निकल चीजें नहीं है, ना ही उसके पास मशीनरी है, वो जाके उसको हमारे नॉर्मल वेस्ट के जैसे ही डंप करके उसमें आ जाता है। और जिससे कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदायक है ये। इसमें लेड, क्रोमियम, कॉडमियम जैसी बहुत सारी ऐसी पदार्थ होती हैं जिससे हमारी पर्यावरण में बहुत हानिकारक है उसके लिए। और हम अपने स्कूल में भी यही शिक्षा देते हैं बच्चों को कि अपनी चीज को बाय स्मार्ट, बाय गुड एंड यूज इट ऑप्टिमली, मतलब उसको अच्छे से पूरे तरीके से यूज करें। ये नहीं कि नहीं टेक्नोलॉजी आई, हाँ टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करना बहुत अच्छी बात है, पर आपको उस चीज को पूरा यूज करके या उसका सही तरीके से रिसाइकिल करवाना भी एक आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि अब हमारी गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप लिया था कि अब जो भी हमारा जो भी प्रोवाइडर है उसको एक रिसाइकिल के लिए भी एक कंडीशन बनानी पड़ेगी कि हाँ जी, इस हमारा जो भी प्रोडक्ट है एंड यूजर के बाद जब दोबारा से रिसाइकिल होगा तो उसके लिए भी उसको एक नॉर्मल मॉल्स और आप जैसे क्रोमा सेंटर, इनमें एक आप डस्टबिन देखेंगे जिसमें कि रिसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिकली रिसाइकिल के लिए बिन होता है, वहां मैंने जाके आप वर्कशॉप्स भी देखे हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं फोन की, हाँ मैंने जी, देखा है वहां पर, सैमसंग की वर्कशॉप है या कोई भी कंपनी की है, तो वहां एक डस्टबिन रखा रहता है और उसमें पुट योर ई वेस्ट हेयर ऐसे लिखा रहता है। पर मैंने जी जी। देखा है कि वो ई वेस्ट का जो बिन है वो खाली ही रहता है। इसके पीछे क्या धारणा होती होगी, मैंने देखा नहीं कभी कुछ उसमें पड़ा हुआ, कई बार वर्कशॉप जाना पड़ता है जैसे, तो क्या होता होगा, इससे क्यों होता है? हाँ, क्योंकि हम लोगों में इतनी अभी तक इतनी हम लोग इतने हमें इतना नहीं बताया जाता। लेने के टाइम पे भी हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अगर हम अपना मोबाइल रिसाइकिल करवाएंगे तो हमारी उसमें फोटोग्राफ्स हैं, हमारा कुछ भी डेटा लीक हो सकता है। हम लोग इसी माइंडसेट में अभी तक हैं कि मतलब अगर रिसाइकिल होगा तो हमारी चीजें इसमें से कुछ भी इसका नुकसान है, हमें हमें यही बताया जाता है। एज अ कस्टमर हमें उसकी कोई भी वैल्यू समझाई नहीं जाती कि हमें क्यों रिसाइकिल करना चाहिए, कि ये क्यों हाँ, नेसेसरी है, हमारी हेल्थ के लिए नेसेसरी है, हमारे वातावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए कितना नेसेसरी है, हमें उसके लिए कुछ नहीं बताया जाता। तो तो आप ये कहना चाहती हैं कि डिस्पोजल के लिए अवेयरनेस नहीं है, ना ही नहीं रिसाइकलिंग के लिए अवेयरनेस है। तो नहीं। ये अवेयरनेस हमें समाज में फैलानी है, और हाँ समाज को ये बताना है कि केवल झाड़ू लगाने से जो कचरा निकलता है वही केवल वेस्ट नहीं है,
वही केवल डिस्पोजेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसीलिए हमने आज विषय रखा ई कचरा आखिर कितना कचरा है, हम कितना समझते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ और मैं समझती हूँ कि आज का विषय सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुलशन ग्रोवर जी सभी को नमस्कार कर रहे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। सुदर्शन शर्मा जी तो बहुत ही अच्छी बात कह रही हैं कि आम जनता को ये पता ही नहीं है कि कचरे को किस तरह नष्ट किया जाए और किस तरह नहीं। रिसाइकिल जो की जाती हैं वस्तुएं, मैंने देखा है कुछ फोन्स, जब हम अमेज़न को स्क्रॉल करते हैं तो कुछ फोन्स होते हैं उसमें जो रिसाइकल्ड होते हैं, वो कुछ रेट से कम भी होते हैं। पर सुदर्शन शर्मा जी लिख रही हैं कि रिसाइकिल की हुई वस्तुएं लोग कम लेना पसंद करते हैं। शायद उसका कारण वही है, उन्हें लगता होगा कि शायद डेटा लीक हो जाएगा, ना वो रिसाइकलिंग के लिए देते हैं और ना ही रिसाइकल्ड किसी प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहते हैं। तो हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से भी सभी का स्वागत और सभी का अभिनंदन है। हम अपनी चर्चा को, विजय लक्ष्मी जी कह रहे हैं वी शुड एनकरेज एंड डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसाइकलिंग ऑफ द ई वेस्ट एंड मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस। विजय लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर संदेश देने के लिए। वास्तव में कहूं तो हमारी आज की परिचर्चा का उद्देश्य यही है, हम इसी लक्ष्य को लेकर चले हैं। मैं ये मानती हूं कि सागर में एक बूंद ही सही, पर बूंद का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि एक एक बूंद करके ही सागर बनता है। हो सकता है हमारा प्रयास बहुत छोटा हो, बेबी स्टेप हो कि हमने आज इस विषय को लिया, लेकिन हमारे जो साथी सुन रहे हैं या अभी नहीं सुन रहे हैं, बाद में वो सुनेंगे, देखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, बल्कि सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी ये बात, कि हम जो परिचर्चाएं करते हैं लोग हमसे लिंक मांगते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक परिचर्चा की थी, उसका लिंक लोगों ने मांगा कि हमें एक जगह कुछ इंटरव्यू देना है। तो हमें किसी ने बताया कि आपका ये कार्यक्रम हुआ था और इस विषय पर आपने बहुत अच्छी परिचर्चा की थी, आप वो लिंक भेज दीजिए। तो इन परिचर्चाओं का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोगों तक उस विषय के प्रति जागरूक उन्हें करें, और जैसा मैंने कहा समुद्र में एक बूंद की तरह ही सही, पर कुछ परिवर्तन लाने की हम कोशिश करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है रीतिका जी, हम फिर आएंगे आपके पास अगर समय बचता है तो। अभी मैं पटल के उस पार रमेश जोशी जी का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ शिवम पांडे जी बेटू का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम भी अपनी रचनाएं भेज सकते हैं, बिल्कुल आप भेज सकते हैं। और ये रचनाएं आपको बार बार वैभवी जी एक फोन नंबर देती हैं, आप उसके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो सुदर्शन शर्मा जी ने धन्यवाद कहा है, मुझे लगता है उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें मिला है। तो रीतिका जी से हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं आईआईएम की ओर, क्योंकि तकनीक और कंप्यूटर और जो इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप सीईओ रहे हैं आईटी कंपनी के, आपने बहुत सारा ई वेस्ट देखा होगा और आप इस बारे में सबसे पहले तो ई वेस्ट के बारे में हमें बताएं। कुछ बातें मुझसे रह गई होंगी क्योंकि मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूं, तो जरूर रह गई होंगी, आप उन्हें थोड़ा विस्तार से हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि ई वेस्ट क्या है। दूसरा, इसका प्रबंधन हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो प्रबंधन क्यों जरूरी है। इन दो प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम अब चलते हैं प्रदीप पाठक जी की ओर। प्रदीप पाठक जी, आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो और राजीव जी का मैं विशेष धन्यवाद यहाँ देना चाहूंगी। राजीव अग्रवाल जी ने आपका नाम पुनः प्रस्तावित किया इस परिचर्चा के लिए, तो उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं प्रदीप पाठक जी हमें और सच में सबका मार्गदर्शन करें कि क्या है ये, क्यों है ये कचरा। धन्यवाद मिता जी, इस परिचर्चा से जोड़ने के लिए। सबसे पहले आप सभी का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं दोबारा या मेरी ख्याल से तीसरी बार आपके पास इस तरह अलग अलग टॉपिक्स की परिचर्चाओं में शामिल रहा हूं। पहले तो असल में क्या है ना कि हमें इस चीज पे केंद्रित नहीं रहना चाहिए कि ई वेस्ट का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल फोन या लैपटॉप नहीं है। ई वेस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है,
आप घर पे यूज कर रहे हैं और वो वेस्ट हो गया है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, वो ई वेस्ट है। ठीक है, तो ये एक धारणा नहीं है कि सिर्फ एक मोबाइल ही ई वेस्ट का पार्ट है या एक लैपटॉप या कंप्यूटर ही इसका पार्ट है। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं अपने घर में या कहीं पे भी या सोशल किसी जगह पर भी, तो ये एक ई वेस्ट का पार्ट है। तो ये ई वेस्ट की एक डेफिनेशन आप समझ लीजिए, ये है। दूसरी चीज, मैं अपनी जो बातें आपको बताऊंगा उसमें दो तीन चीजें ऐड करने की कोशिश करूंगा। एक तो कि कारण क्या है, क्यों ई वेस्ट जनरेट हो रहा है और किस मात्रा में हो रहा है। दूसरा, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ऐसे कौन कौन से प्रयोग हैं जो किए जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की ओर से हो या वो अवेयरनेस के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, क्या क्या किया जा सकता है, और कुछ ऐसे उपाय जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आप लोग भी सुझाव ऐसे, क्योंकि ये परिचर्चा बिल्कुल। का हमें फायदा तभी है कि जब हम जी ऐसे जी। कुछ आउटपुट भी लेके आए कि हमारी इस परिचर्चा को कोई सुने तो उसको कुछ नई चीजें भी पता चले कि हाँ यार, इस बिल्कुल ओर भी हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट का मतलब क्या है कि आपके घर में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है या बिजली का यंत्र है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला यंत्र है, तो वो यूजुअली खराब हो जाता है और हल्का फुल्का भी उसमें डैमेज कुछ आता है, आप उसको चेंज कर देते हैं। तो होता क्या है कि पहले क्या होता था कि आपको याद होगा पुराने जमाने में एक कोई चीज घर में आती थी, वो कई सालों साल चलती रहती थी, फैन चलते हम्म। रहते थे। मतलब सही कई बात लोग है। बोलते हैं कि यार मैं जब पैदा हुआ था तब ये फैन आया था मेरे घर में, मतलब 25 साल हो गया, बिल्कुल। 30 साल हो गया। तो ई वेस्ट की जो गुंजाइश थी वो बहुत कम थी। लेकिन अभी क्या है ना, जब से कमर्शलाइज हुई है चीजें, इतना ज्यादा मतलब मार्केटिंग हुई है चीजों की, इतना ज्यादा उसका प्रयोग बढ़ा दिया गया है। जैसा देखा गया कि भाई हाँ, एक इनकम ग्रुप चेंज हो रहा है किसी का, तो उसके बाद 1,000 ऑप्शन दे दिए कि भैया हम्म आपके पास अब ये चीजें भी हैं खरीदने के लिए। पहले आपके पास रेड हम्म कलर का फैन था, आज आपके पास ब्लू कलर का भी है जिसके अंदर एक लाइट भी जल हम्म जाती है। मतलब दे आर हम्म कीप ग्रोइंग, मतलब ये सब कुछ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि आप इन चीजों में जरा भी सोच नहीं रहे हैं, आप सीधे इसको स्विच कर दे रहे हैं। मतलब मेरे घर में एक फैन लगा हुआ है, मैं फैन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा आम जनता को समझने में आता है कि कैसे होता है। मेरे घर में एक फैन चल रहा है और वो फैन बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे मेरे को लगा कि यार मेरे इंटीरियर के हिसाब से थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है और मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो मैं एक और लेके आ जाता हूँ। तो मैं एक दूसरा पंखा हम्म लगाता हूँ जिसमें एक एलईडी बल्ब भी लगा है, या वो गूगल से चल जाता है, मतलब कुछ भी उसके अंदर एक नया फंक्शन है। अब होता क्या है, जो पुराना है उसका करना क्या है ये किसी को नहीं पता है, वो ई वेस्ट है। वही अब बस। इसकी वजह, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि इतना कमर्शलाइजेशन हो रहा है, इतनी चीजें बढ़ रही हैं, इतनी चीजें आपको मार्केट की जा रही हैं कि आपको ये तो बताया जा रहा है कि नया खरीद लो, लेकिन पुराने का क्या करो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो और उसके पुराने बारे में के आपको लिए लोगों का मेरे, यही कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसा कि अभी रितिका जी ने बताया कि वो ट्रैश खरीदने वाला कोई आएगा, जैसे हर कॉलोनी में ऐसे आते ही हैं, दुकानें भी होती हैं, और हम वहां गए और हमने यूं ही उसको दे दिया। ये बिल्कुल। हमारे यहाँ तो चलन ये है। तो ये बिल्कुल। चलन और बिल्कुल। और और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये हर एक देश में है कि जहां पर भी हम्म आपके पास ऐसा कोई एक स्क्रैप लेने वाला आता है, वो स्क्रैप आपकी चीजें, जो भी आपके घर का स्क्रैप है वो ले जाता है। अब उसके आगे क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम। वो उसको तोड़ हम्म रहा है, उसमें से लोहा निकाल के लोहे वाले को बेच दे रहा है, प्लास्टिक निकाल के प्लास्टिक वाले को बेच दे रहा है। बट उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान दायक हैं इस पर्यावरण के लिए और आपके लिए, किसी के लिए भी, हम हमारे लिए, हमारे बच्चों, मतलब किसी के लिए भी। जैसे अभी मैम ने बोला कि लेड रहता है उसके अंदर, इसके अलावा कई सारी और चीजें हैं, सिलिकॉन है उसके अंदर, मतलब ऐसी कई चीजें हैं जो अगर आप किसी तरह भी उसको मतलब अगर वो मिट्टी में मिल जाए तो वो आपका इतना ज्यादा उस चीज को पोल्यूटेड कर सकता है कि आपको किसी भी तरीके से वो हार्म कर सकता है। मतलब आप अगर देखेंगे कि जहां पर इस तरह की जो फैक्ट्रीज होती हैं या जो स्क्रैप सेंटर्स होते हैं बड़े, उनके आसपास लोगों का अगर कभी ब्लड सैंपल लेके अगर कोई चेक करवाए तो पता चलेगा कि उनके अंदर ऐसी चीजें कई आ गई हैं जिसका उन्होंने अच्छा। कभी यूज ही नहीं किया। तो हाँ वो हाँ। कहाँ से आती हैं, वो वहां से जो सब्जियां आई, वहां पे जो उगा होगा या जो उससे पानी पिया होगा उसके माध्यम से उसके अंदर आए। तो उस ऐसी जमीन कई में वो चीजें रह हैं गया, जिसकी उस जमीन में उस है, जमीन तो में हो जमीन में जो सब्जियां आई, खरीदी गई, वो सब्जियां खाई गई, और उनके माध्यम से बिल्कुल। वो शरीर में चला गया। एग्जैक्टली, तो वो पॉल्यूटेड इस, अब क्योंकि उस स्क्रैप वाले को भी नहीं पता था कि यार इसमें और क्या, मतलब उसको अवेयरनेस, उसको नहीं पता ना कि एक अगर मैं एक छोटा सा एक टेलीविजन को स्क्रैप कर रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज है। अब जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने के टेलीविजन आते थे तो उसमें सीआरटी लगा, मतलब कैथोड रेस ट्यूब लगी होती थी, बल्ब सा होता था हाँ, जिसको ट्यूब बिजली ट्यूब ट्यूब बोलते गिराता थे। था मुझे। जी ठीक है जी। ना, तो
अब वो एक ऐसी चीज है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगर वो एक बार मिट्टी में मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इस तरह ओके। के कई सारे सब्सटेंसेस हैं जो दिक्कतें करते हैं। तो हमको क्या है कि इन चीजों के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है कि भैया ये चीजें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पुराना सामान था उसको अपने स्क्रैप वाले को बेच दिया और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली उसका हो क्या रहा है, कहाँ जा हो रहा है गया। वो। ठीक है। अब लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि हर आदमी को इतना जल्दी अवेयर कराना बड़ा मुश्किल काम है और इतने हजारों तरह के सामान है घर के अंदर। वॉशिंग मशीन है, आपने जैसे कई सारे गिनाए अभी आपकी जब परिचर्चा हम शुरू कर रहे थे, तो ऐसे हजारों आइटम्स हैं जो आप रोज यूज कर रहे हैं और रोज सर वेस्ट एक कर रहे बात हैं, रोज बताइए, फेंक रहे हैं। जो जो सेल होता है जो रिमोट में, घड़ी में, सब में लगता है, क्या वो भी इसी में आएगा? जो सेल बिल्कुल होते हैं उसमें लेड, एवर रेडी के और इसके सेल्स, वो भी देखिए इसी जो में आते बैटरीज हैं? जितनी बैटरी। भी बैटरीज होती हैं, हाँ जितनी भी बैटरीज होती हैं उनका कई सारे ऐसा जैसे उसमें लेड होता है, तो लेड अगर आपके बॉडी में पहुंचता है तो आपके लिए नुकसानमंद है। ठीक है। इसके अलावा जैसे लिथियम आयन बैटरीज आजकल हैं मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा ना मोबाइल में जो बैटरीज जो होती हैं, या हाँ जी। जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह शुरू हो गए हैं, तो इनमें जो बैटरीज यूज होती हैं उनका भी प्रॉपर डिस्पोजल करने का मेथड होना चाहिए। अब हालांकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस ओर बढ़ रही हैं। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था कि अमेजन में रिसाइकल प्रोडक्ट बिकते हैं, वो रिसाइकल नहीं होते एक्चुअली, वो रिफर्बिश्ड होते हैं। रिफर्बिश्ड और अच्छा। रिसाइकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिफर्बिश्ड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, अब इस मोबाइल में कुछ हल्का सा टेक्निकल फॉल्ट था, कस्टमर ने कहा कि भैया मुझे पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, तो इसकी पैकेजिंग वगैरह खुल गई। ठीक है। अब दूसरा कस्टमर तो अच्छा। इसको लेगा नहीं, तो वो क्या हाँ। करते हैं, हल्का फुल्का उसका जो उसके जो डैमेज है उसको ठीक करते हैं और एक टेम्परेरी वारंटी देते हैं और आपको दोबारा से कम प्राइस में लगा के दे देते हैं। तो जो हम्म। कस्टमर है जिसको बिल्कुल ब्रांड न्यू की मतलब जरूरत नहीं है, तो वो इसको ले सकता है। तो दिस इज कॉल्ड हम्म। रिफर्बिश, मतलब उसको जो भी उस पर फॉल्ट था उसको ठीक करके आपको दे दिया। रिसाइकल हम्म। इज अलग, वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। रिसाइकल में क्या है कि जो भी चीजें उसके अंदर थी उनका सारा सब्सटेंस निकाल के उनको दूसरे प्रयोगों में लिया गया। तो जैसे कई सारी जगह पर ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है। मान लीजिए मोबाइल फोन का उदाहरण ले लेता हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें प्रोसेसर लगा है, चिप्स लगी हैं, कई सारे ऐसे सेमी कंडक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, रैम लगी हुई है। तो मान लीजिए अब ये मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब मेरी ओर से ये वेस्ट हो गया एक तरीके से। तो मैं गया सर्विस सेंटर, मैंने कहा भैया इसको अपने ई वेस्ट सेंटर पे रख लीजिए, तो वो उसको ले लेंगे। वो क्या करेंगे, जितना इसका बेकार का कचरा है जो जहां डिस्पोज हो सकता है वो उसको कर देंगे। और जो बाकी की चीजें हैं, जैसे आपको बताऊं मैं, कई सारे एक्सपेंसिव फोन्स रहते हैं जिनमें हल्का गोल्ड भी यूज होता है, सिल्वर भी यूज होता है, कॉपर भी यूज अच्छा। होता है, कई सारे ऐसे मेटल्स हैं जो यूज होते हैं और वो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं। लेकिन लेकिन आप उनको जब सारा एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेंगे तो वो एक बड़ा एक मतलब एक समझ लीजिए एक सोने की खान है, इतना सारा गोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं जिसमें पता है कि हाँ इसके, अब उसमें क्या होता है कि इसके जितने भी की एलिमेंट्स हैं ये डिफाइन किए जाते हैं कंपनी को कि इस मोबाइल के अच्छा। अंदर ये चीजें लगी है, तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनको अलग अलग तरीके से दोबारा से यूज करने की कोशिश की जाती है। अगर वो यूज नहीं होता है तो उसको दोबारा से मतलब जैसे गला दिया, उसको मेल्ट कर दिया, उसको दोबारा से मतलब किसी और काम में लगा दिया, तो इस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। सर एक इसी बात और यहाँ मैं मतलब सभी की ओर से ये पूछना चाहूंगी कि क्या गवर्नमेंट एडेड होती हैं ये जो जो आप फर्म्स बता रहे हैं, जो कंपनीज बता रहे हैं, जो इस तरह का रिसाइकलिंग का काम करती हैं इन ई वेस्ट का, या फिर ये स्टार्टअप्स भी हैं ऐसे कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी क्या है कि भारत के अंदर अभी ये अवेयरनेस बहुत कम है, मतलब अब धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग, क्योंकि इतना वेस्ट अब इतनी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। मतलब आप सोचिए कि पहले आपके घर में कितने बल्ब लगे होते थे, मुश्किल से 1 बल्ब लगा होता था, पूरे कमरे को, पूरे हॉल को रोशनी देता था। आज उसी एक कमरे के अंदर 10 बल्ब लगे हुए हैं उसको रोशन करने के लिए, वो सारा ई वेस्ट होने वाला है। तो आप समझिए कि इसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ती जा रही है डेली बेसिस पे। तो अभी क्या है, मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज ने क्या एक प्रचलन हुआ, एक मैं आपको मैंने अभी नोट भी किया था। जैसे एक WEEE करके एक कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट क्या, बेसिकली एक डायरेक्टिव क्रिएट किया गया था यूरोपियन कंट्रीज ने। उसका फुल फॉर्म है वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डायरेक्टिव। ओके, तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टारगेट लिया, ये 2003 में डायरेक्टिव आया था और 2009 तक का टारगेट था। उन्होंने बोला कि प्रति व्यक्ति, पॉपुलेशन का प्रति व्यक्ति हम वेस्ट इकट्ठा करेंगे कम से कम 4 kg, मतलब 4 kg हम वेस्ट इकट्ठा करेंगे प्रति व्यक्ति पूरे उस देश का 1 साल के अंदर। तो यानी कि मान लीजिए मैं सिटीजन हूँ उस कंट्री का,
तो मेरे घर से कम हम्म, ई वेस्ट 4 किलो ई वेस्ट पूरे साल भर में इकट्ठा किया जाएगा। ये उनका एक टारगेट उन्होंने लिया और इसके लिए उन्होंने हम्म, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। फिर सारे लोगों को वो अच्छा। गवर्नमेंट के अनाउंस में आया, गवर्नमेंट हम्म, की ओर से उसकी मार्केटिंग की गई, सारी कंपनीज को बताया गया कि भैया आप नया माल बेचने जा रहे हो तो उनसे पूछते हुए आना कि वहां पे कुछ है तो हम्म, नहीं ऐसा पुराना, उसको ले आना। उसको फिर हम इस तरीके से हम्म, अलग अलग कंपार्टमेंट में इसको ई वेस्ट को यूटिलाइज करते हैं और ये बहुत ज्यादा हम्म, फ्रूटफुल रहा। मतलब हालांकि इससे पूरा हम्म, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो परेशानी हम्म, इंडिया आज झेल रहा है, यूरोपियन कंट्री वो पिछले 20 साल से झेल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ वो सब चीजें हम्म, बहुत पहले से हैं। पहले मतलब से आ गए, बिल्कुल। ई वेस्ट बहुत पहले से वहां से पहले जनरेट होने से। लगे। तो हमारे हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि अब हमारे अगर हम अभी से अवेयर हो जाएंगे इस बात को लेके, तो ये चीजें हम्म, थोड़ी सी और हम जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे अपने एंड पे, क्योंकि हम्म, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया के पास। बिल्कुल। अब इसको संभाल इसके ई वेस्ट को संभाल पाना इज अ बिग डील, मतलब बड़ा काम है वो। हम्म, दूसरा क्या है, इसी तरह जैसे अमेजन है या और बड़ी कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, इनके यहाँ बहुत लार्ज स्केल में डेटा सेंटर्स हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पर हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मतलब 10-10 हजार 20-20 हजार कंप्यूटर के सर्वर्स के एक बड़ा डेटा सेंटर से कई सारे हैं। अब इनका सोचिए इनका यूएस कितना होता होगा। तो इनको हम्म, ये कहा गया कि भाई आपके यहाँ ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जितना भी आप मटेरियल खरीदेंगे उसको आप क्लियर कट कहीं पे ये डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें जो पॉल्यूशन बढ़ा सकती हैं और उसको आप कैसे हम्म, कंट्रोल करेंगे। और इसी तरीके से एक और हम्म, डायरेक्टिव था जो इनिशिएट किया गया। उसके अंदर क्या किया, कुछ धातुओं को मार्क किया गया, जैसे अभी मैम ने बताया लेड था उसके अंदर, लेड के अलावा उसके अंदर मरकरी था, ठीक है, और इसके अलावा कई तरह के बाय फिनाइल्स थे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट उसके मतलब कंपोनेंट थे, या आप कह सकते हैं मटेरियल थे, जिनको बैन कर दिया गया कि आप इनका यूज ही हम्म, नहीं करेंगे, ठीक है, और अच्छा। इनका कंबाइंड यूज नहीं करेंगे। मतलब एक एक का हम्म, अलग अलग यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ग्रुप में आपने इन धातुओं को यूज कर कंबाइन, लिया। हाँ। हम्म, तो बहुत उससे क्या अच्छी। हुआ कि हाँ, तो उससे क्या हुआ कि कई सारे चांसेस कम हो गए पॉल्यूशन के स्प्रेड होने के लिए, कि भाई अगर ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा प्रोडक्ट तो ये खत्म हो हम्म, सकता है। तो बहुत अच्छी। और इसी में अमेजन को भी बोला गया कि जैसे आप कोई नया मोबाइल बेच रहे हैं तो उन्होंने पॉलिसी हम्म, बना दी कि आप बाय बैक करके उनसे दूसरा हाँ, मोबाइल लेके आ रिटर्न। जाइए, यस, यस, रिटर्न रिटर्न ले आइए। पॉलिसी। जी, जी। तो वो उस रिटर्न को ऐसा नहीं करते कि सेकंड हैंड मार्केट में जाके बेच के आते हैं, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, वो उसको वहीं खत्म हम्म, करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिसाइकिल हो हम्म, जाता है। तो इस बहुत तरह से बढ़िया। बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग थे जो उन्होंने हम्म, किए हैं, और हम्म, वो अभी भी चल रहे हैं। तो इसी तरह कुछ हम्म, चीजें हम भी इनिशिएट कर सकते हैं अपने देश में, ताकि जी, चीजों को और थोड़े बेहतर तरीके से ले जाया जा सके। जी, जी, बहुत अच्छे सर। पहले मैं आपके लिए, मेरे पास और प्रश्न भी हैं। इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, मैं सभी का अभिनंदन फिर से करती हूँ। मनोज कुमार कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर परिचर्चा है, और कुमार सुरेंद्र सागर जी सभी को नमस्कार कर रहे हैं। पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं कि ई इक्विपमेंट्स आर इंक्रीजिंग नाउअडेज, हेंस hence it's not clear. Kachra is also increasing. Yes, e-waste is also increasing. और मेरे पास आपके लिए प्रश्न ये है, पहले तो मैं कहीं पढ़ रही थी, तो मैंने ये पढ़ा कि ईयू में, यूरोपियन यूनियन में अभी 2024 के लिए सभी फोन्स के लिए, जिसमें कि एप्पल भी शामिल है, यूएसबी सी पोर्ट लगाने की बात वहां पर की जा रही है, ताकि सभी के चार्जर्स एक जैसे हों। मैं अपने घर बिल्कुल। में भी देखती हूँ कि फोन जब बदलते हैं, अब तो फिर भी सी पोर्ट काफी में आने लगा है, लेकिन अभी भी एप्पल के फोन में पोर्ट अलग है और वो यूएसबी जो हमारा होता है वो भी अलग है। तो मैं घर में भी अपने देखती हूँ कि जब मैं वो ड्रॉर खोलती हूँ जिसमें चार्जर्स रखे हैं, तो कई तरह के चार्जर्स होते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ये सोचते हैं ये किसका चार्जर है, ये किसका चार्जर है। तो क्या ये इस टाइप के सी पोर्ट लगाने से क्या ई वेस्ट कुछ कम होगा? पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, प्लीज बताएं। बिल्कुल मैम, ये आपने एक अच्छा चर्चा का विषय में आप पॉइंट लेके आए कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं इसको एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम्म, आप लेकिन इसका ये सिर्फ पॉल्यूशन को देखते हुए ये निर्णय नहीं लिया गया है। ये निर्णय लेने अच्छा। का कारण ये है कि जो आपने दूसरा रीजन बताया ना कि आपके घर में 5 चार्जर थे तो उसको कंसोलिडेट करके सिंगल चार्जर में लिया है। हम्म, तो हाँ, इसका फायदा जरूर इस बारे में भी मिलेगा कि आपके पास सिर्फ मल्टीपल आपको चीज लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही चार्जर से सारे डिवाइसेस चार्ज हो सकते हैं। मैं सारे आपको और एक डिवाइस। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी। जैसे बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे मैंने अभी गूगल का नाम लिया, अब गूगल को आप गूगल सर्च करते हैं, ठीक है, झट से वो कुछ सर्च रिजल्ट आपको निकाल के दिखाता है। वो कैसे निकालता है? क्योंकि वो इतने सारे सर्वर्स का कलेक्शन लेके चल रहा है।
मतलब उसने हर एक दुनिया के हर एक लोकेशन पे अपना एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया हुआ है। जैसे आप इंडिया में हैं और उसका डेटा सेंटर सिंगापुर में है, तो जैसे आपने लिखा कुछ भी लिखा, सर्च करा, जैसे आपने एंटर किया वो तुरंत सिंगापुर पे रिक्वेस्ट गया और आपको रिक्वेस्ट आ गया। और सिंगापुर के पास अगर उसका जवाब नहीं था तो उसने बगल में अगर जर्मनी का है या कोई और कंट्री है जहां पर उसका डेटा सेंटर है, वहां से उसने पिक किया और आपको जवाब दे दिया। तो ये एक वर्किंग होती है उनकी, जो सर्चिंग करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि कई सारी ऐसी कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोगों का काफी बड़ा डेटा सेंटर जमीन पानी के नीचे भी रहता है। उसका अच्छा। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो बेसिकली इतनी हीट प्रोड्यूस करता है पूरा डेटा सेंटर, इतने कंप्यूटर लगे हैं, इतने सर्वर्स लगे हैं, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बहुत सारा एसी, बहुत सारा मतलब इक्विपमेंट लगाना पड़ता है ताकि उसको ठंडा रखा जा सके। तो इसके लिए वो लोग क्या, वो हाइड्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ताकि पानी का एक संचार पूरे एक डेटा सेंटर के ऊपर चलता रहे और सारी चीजें को, हीट को कम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक क्रांति थी जिसे कह सकते हैं, जो हाइड्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी से। और अब तो ये क्या है कि बहुत छोटे कंप्यूटर के अंदर भी उसको ठंडा रखने के लिए इस तरह के कई सारे हीट सिंक्स आने लग गए हैं जो पानी के माध्यम से ठंडे होते हैं, जहाँ पे तो ज्यादा सर, प्रोसेसिंग होती है। ये जो पानी के अंदर वाली आपने हाइड्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी बताई, तो क्या उस जगह, जैसे ये तो ओशंस के नीचे ही होते होंगे और तो जी वाटर बॉडी सबसे बड़ी वही है, तो क्या उसमें कोई रेडिएशन, किसी प्रकार का कुछ वेव्स ऐसी, क्या वो उस पानी में जाकर नहीं के नहीं, पानी को भी प्रदूषित करती हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो उसका प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। वो सिंपल एक प्रोसेस है। आप समझिए कि जैसे ये डेटा सेंटर है, इसके ऊपर से चारों तरफ से एक लेयर चल रही है जो इसको ठंडा रख रही है। पानी आ रहा है, जा रहा है, पानी आ रहा है, जा रहा है। उसका कोई मतलब कहीं कुछ मिक्स नहीं हो रहा है उसके अंदर, कुछ मिलाया नहीं जा रहा है उसके अंदर। वो सिंपल वो उसको हाँ, ठंडा रखता है। जैसे वो आपने गाड़ी में एक्चुअली देखा है, गाड़ी में भी एक रेडिएटर लगा रहता है ना। जब आपकी गाड़ी रेडिएटर चलती होता है तो आगे है। रेडिएटर लगा रहता है जो आपकी गाड़ी को कूलिंग का काम करता है, आपके इंजन को कूल हम्म, रखता है, ठंडा रखता है। तो उसके अंदर भी एक हम्म, तरीके से पानी जैसा ही कुछ चलता है पदार्थ, कूलेंट हम्म, बोलते हैं उसको। हम्म, सिमिलरली हम्म, वहां पे भी ऐसे ही रहता है। तो हम्म, ऐसे कई सारे और प्रयोग हैं जो किए गए हैं दुनिया में, जिसकी वजह से चीजों को जो हम आजकल ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि हम्म, चीजें ग्रीन हम्म, होती जा रही हैं, तो उसका कारण भी यही है। सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत तेजी से चल रही है, तो एग्जैक्टली exactly. तो उसमें हम्म, आप ग्रीन में इसलिए जा रहे हैं कि ताकि जितनी भी ऐसी जगह हैं जहां पर जो किसी भी तरीके से नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, चाहे वो हीट डेवलप कर रहा है या वो सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है, ऐसे मिट्टी में मिलके खराब कर रहा है, उसको प्रदूषित कर रहा है, तो ऐसी कई चीजों को एलिमिनेट कर दिया जाए और उनका हम्म, प्रयोग कम कर दिया जाए या उनका रीयूज हम्म, बढ़ा दिया जाए, ताकि हम्म, ये चीजें धीरे धीरे करके हमारी रोजमर्रा की आदतों में आ जाए। ठीक है। हम्म, अवेयरनेस बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। मतलब आप कैसे, मतलब या तो वो आपकी किताबों में कहीं लिखा जाए कि कैसे रिसाइकल की जाती है, उसके बारे में पढ़ा, मतलब यस, कहीं चर्चा चैप्टर्स, चर्चा यस होनी यस, चाहिए। चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए बच्चों के लिए इस हाँ, तरह का, और क्लास 5 ऑनवर्ड, 6 ऑनवर्ड्स ऐसा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं थोड़ा समझदार हो जाते हैं जब, तो पहले तो उन्हें अभी नहीं आपके समझ आता। हाँ जी, आप जी अभी अभी बताइए। आपके चैट चैट में एक मैम ने भी एक अच्छा सजेशन दिया हुआ था कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अवेयरनेस फैला हाँ सकते जी, हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल होता है, मतलब हमको ना कुछ ऐसे जगह से अवेयरनेस रखना पड़ेगा जो ट्रस्ट वर्दी हो। आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बताती नहीं है क्लियर कट कि आपको करना क्या है। मतलब आपको पता तो है यार, ये मेरे लिए गलत हो रहा है, मुझे रिसाइकल हम्म, करना है, पर कैसे करेंगे ये बता पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम्म, एग्जैक्ट ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी मुझे? मैं इस लिंक पे चला जाऊं, मैं यहाँ कुछ पढ़ लूं या देख लूं, या छोटे छोटे ऐसे उपाय जिनको मैं कर सकूं ताकि घर में ही चीजें खत्म हो जाएं। और अब हम्म, देखिए ना, मतलब यूजुअली आप देखूं मैं अगर लाइफ साइकिल, तो किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 1 साल से 2 साल का हो गया। मतलब लोग 2 साल में अपना मोबाइल बदल देते हैं, वॉशिंग मशीन बदल हम्म, देते हैं, घर के हम्म, इक्विपमेंट बदल देते हैं, कोई हीटर छोटा मोटा आपके घर में रूम हीटर वगैरह होता है उसको चेंज कर देते हैं, या वो खराब ही हो जाता है। तो हम्म, कंपनियां भी इसी हिसाब से क्योंकि मैं वही बोला ना कि सप्लाई चेन के प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है और उसका यूजेज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है, मतलब आ रहा है और एक्चुअली खत्म हो रहा है। मार्केट मार्केट बहुत हावी हो गया है ना आजकल, इतना जी ज्यादा भौतिकता है, तो बाजार बहुत हावी है और बाजार के बिल्कुल अनुसार लोग खरीदते हैं। मेरा एक बिल्कुल। प्रश्न अभी रह गया है। इस बीच मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने तारीफ की है, ई इक्विपमेंट्स आर इंक्रीजिंग नाउ, और प्रणाम भी भेज रहे हैं। ललित पाठक जी को नमस्कार है हमारा। धीरेन्द्र कुमार झा जी जुड़ गए हमारे साथ, और सुरेंद्र शर्मा सागर जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया जानकारी पाठक जी आप दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपने जो जानकारियां दी हैं
वे हम सबके लिए बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही लाभदायक है। एक बात मैंने और पढ़ी थी, मुझे लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न मेरे पास हैं आपके लिए पाठक जी। डॉक्टर संजीव कुमारी जी, हम आपके पास तुरंत आने वाले हैं, बस इस प्रश्न का जवाब और ले लूं। मैं पढ़ रही थी, जब इस टॉपिक को तैयार कर रही थी, तब मैंने पढ़ा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि बैंकों में कंप्यूटर्स आप ये मानिए कि पिछले 12, 15, 20 साल से आए हैं, तो बहुत सारा डेटा कलेक्टेड रहता है उसमें। और मतलब बैंक वाले ई कचरा इसलिए भी रखते हैं कि उसमें सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, डेटा लीकेज ना हो। तो उनके लिए भी कोई ऐसा समाधान है कि बिना डेटा लीकेज के और बिना सिक्योरिटी ब्रीच हुए वे अपने ई वेस्ट को रिसाइकलिंग के लिए या मतलब वो बदल सकें, और बदलते हैं तो क्या क्या उन्हें प्रिकॉशंस ऐसी लेनी होंगी कि कस्टमर की किसी भी प्रकार से जो उसकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी, क्योंकि मनी मैटर्स अ लॉट वाली बात होती है, अकाउंट नंबर्स हैं, बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं, सभी हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं। तो कोई ऐसा भी सुझाव आप देना चाहेंगे यहाँ कि बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरह से ई वेस्ट को डिस्पोज किया जाए? जी देखिए, दो चीजें आपने बोली हैं। मतलब एक बैंकिंग सेक्टर को आप थोड़ी देर के लिए हटाती है, डेटा कहीं कहीं भी आपका डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कोई भी सेक्टर हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ई वेस्ट मतलब उस चीज का वेस्ट है जो खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेक्टर प्रायोरिटी वाले हैं उनकी चीजों को आप उस तरीके से वेस्ट मतलब उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हर चीज का करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ी है कि अब पहले क्या होता था ना कि जैसे आपने बैंक का नाम लिया, हर एक बैंक का अपना एक सिस्टम होता था, वहां पे चीजें स्टोर की जाती थी, डेटा वहां सेव होता था, उसके बाद फिर वो आगे जाकर ट्रांसफर किया जाता था। ये ओल्ड सिस्टम था जब नए नए कंप्यूटर आए थे और सेंट्रलाइज ब्रांचेस होनी शुरू हुई थी। अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं है, अब बड़ा एक क्लाउड बनाया जाता है। क्लाउड बोल मतलब कई सारे कंप्यूटर को मिला के एक बड़ा कंप्यूटर क्रिएट किया जाता है जिसपे सारे रिसोर्सेज शेयर होते हैं। मतलब जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर मान लीजिए आपको आपके कंप्यूटर में टोटल 32 GB का रैम लगा हुआ है, ठीक है, मैं एक बेसिक सा जानकारी देता हूँ, हो सकता है समझ में ना आए। तो 32 GB का अगर रैम लगा हुआ है और आपका यूटिलाइजेशन सिर्फ 16 GB का है और किसी दूसरे यूजर का 10 GB का है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो भी वो सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि अब ऐसी कई सारी कार्य प्रणाली आ चुकी हैं जिसमें डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकता है और हो भी रहा है। बैंकिंग उसी तरीके से काम करती है। लेकिन जहां तक ई वेस्ट की बात आती है, हमारे लिए खतरा बैंकिंग के इक्विपमेंट का ई वेस्ट खत्म करना ज्यादा नहीं है, जितना हाउस होल्ड के पास जो ई वेस्ट पड़ा है उसको खतरा, उसको खत्म करना खतरा है। अच्छा एक अच्छा। बैंकिंग सिस्टम, अगर एक बैंकिंग सिस्टम है उसका एक पूरा एक मतलब कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर पकड़ लीजिए आप, हर एक के पास आज की डेट में बहुत लार्ज डेटा। आप सोचिए मीडिया इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री के पास क्या कम बड़ा डेटा होता है, रोज इतनी खबरें छापते हैं, इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऑडियोज बनाते हैं, और वो सब इकट्ठा रहता है और सारा का सारा सेंसिटिव डेटा है। कोई ऐसा डेटा नहीं है जो जिसको आप लूज करना चाहेंगे या किसी माध्यम से मतलब उसको खोना चाहेंगे। तो इनके लिए सारा मैकेनिज्म है। ऐसे आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जिसको आप, या बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने डेटा को सेव करके रखते हैं। लेकिन जो हाउस होल्ड के पास ई वेस्ट पड़ा हुआ है, जो ई कचरा जो पड़ा हुआ है, उसको क्लीन करना, उसको उसको पकड़ के सही जगह लगाना, यूज करना, उसको खत्म करना, दिस अ बिग टास्क। वो बहुत बड़ी चीज, और वो तभी आएगी जब आपके मेथड वैसे होंगे। मतलब आप जैसे मैंने आपको बताया ना, स्विट्जरलैंड में ये जो डायरेक्टिव उन्होंने जब दिया, तो उन्होंने टारगेट रखा कि 4 किलो कचरा हम हर एक सिटीजन के, मतलब हर एक हाउस होल्ड का पकड़ेंगे और हर एक साल के अंदर इकट्ठा करेंगे। अब दिखने में 4 kg कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन ई कचरा एक्चुअली 4 kg बहुत होता है। क्योंकि देखिए ना, अब मान लीजिए ये मोबाइल फोन है, इसमें आधे से ज्यादा तो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक ई कचरा नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो ग्लास लगा है वो भी ई कचरा नहीं है, वो दोनों अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय होकर रिसाइकल हो जाते हैं। लेकिन ई कचरा कौन सा है? जो इसके अंदर चिप लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर्स लगाए हैं, ठीक है, उसके अंदर वायरिंग चल रही है, वायर है उसके अंदर। अब इतना छोटा वायर है, इतना पतला वायर है, उसके अंदर एक कॉपर की वायर है, उसको कैसे निकाल के आप यूज करेंगे? तो उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसी बहुत ऐसी जो अच्छा। चीजें हैं, ऐसी जो चीजें हैं, ये हमारे लिए ज्यादा नुकसानमंद है और इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता होगा।
मतलब आपका कहना ये है कि बड़ी कंपनीज और बैंकिंग इंडस्ट्री भी, उनके पास वो मीन्स हैं सिक्योरिटी के कि वो अपने डेटा को सेफ रखते हुए भी और रिसाइकलिंग के लिए वो मेजर्स लेते हैं। और जो हाउस होल्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम ई वेस्ट जो घर का है उसको हम ना तो रिसाइकिल करवा पाते हैं और ना ही हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर पाते हैं। और थोड़े हम कंजूस भी हो जाते हैं, जैसा अभी रितिका जी ने कहा था कि हमें किसी को देने का मन नहीं करता है, हम अपने पास रखे रहते हैं। फोन एक छोटी सी चीज है, लेकिन एक चीज जो आपने बहुत अच्छी कही कि कंपनी ने बाजार के वश में आकर के 2 साल के लिए फोन बनाते हैं वो, और कभी कोई खराबी आ जाती है तो वर्कशॉप वाला भी यही कहता है कि मैडम इसकी तो लाइफ खत्म हो गई। अब वो तो चल रहा था कल तक, आज उसकी लाइफ खत्म हो गई। तो ये हमें फिर उकसाता है कि हम नया फोन ले लें, या मेरे पार्टनर ने या किसी मेरे कलीग ने लिया, या मैंने नया एड देखा। तो बाजार बहुत हावी हो रहा है। तो पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न मेरे मन में या हमारे पाठकों के मन में उठेगा तो हम फिर लौटते हैं एक आपके पास। एक हाँ एक एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, ताकि जी जी ये कंफ्यूजन जो आपके श्रोता है या जो दर्शक हैं देख रहे हैं हमको, तो उसको पता रहे। डाटा का ई वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ठीक है, नहीं। मतलब जब तक फोन आपके पास आपके घर में किसी भी रूप में पड़ा है, वो ई वेस्ट नहीं है, क्योंकि वो एक जगह पे रखा हुआ है। उसका मतलब आप यूज नहीं कर रहे हैं, बट वो वेस्ट नहीं, मतलब वो आपके लिए वो डिवाइस काम की नहीं रही, पर वो ई वेस्ट नहीं है। ई वेस्ट वो तब हुआ जब वो कबाड़ी के पास पहुंचा, उसने उसको स्क्रैप किया और उठा के उसने डंप कर दिया कहीं पे। डंप उसने कर नदी दिया। में फेंक दिया, उसने मिट्टी में गाड़ दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, तब वो आपके लिए हम्म, बहुत ज्यादा नुकसानमंद हो जाता है। तो हम्म, ये आधार, मतलब उसका पार्ट को अलग अलग करके कैसे हम उनको यूटिलाइज करें या रिसाइकिल कर पाएं, दैट इज हम्म, इंपॉर्टेंट, और ये हमको करना चाहिए। इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है, डेटा देना का चाहिए। फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। तो हम्म। आप प्लीज आप आगे बढ़े। हाँ, बहुत अच्छे। पाठक जी इतनी सारी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे, नहीं लेकिन नहीं, मेरे मन आप में पूछे, आप उत्सुकता पूछे। थी। और ये विषय ही ऐसा नहीं, था कि हम सब जानना चाहते हैं, वो आपके माध्यम जी, से, मेरे माध्यम से, या रीतिका जी, और अब हम चल रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमारी के पास, उनके माध्यम से। इस विषय के प्रति जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ विजेंद्र कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, और बहुत बहुत आभार आपका। आप हांगकांग में रहते हैं, वहां से जुड़े हैं हमारे साथ। रमेश जोशी जी जुड़े हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि बहुत लाभदायक एवं बेहतरीन तरीके से दी जा रही है। दीपा जोशी जी, दीपा जोशी जी नहीं है यहाँ, मुझे दिख भी नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने आभार व्यक्त किया है तो मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ। धीरेन्द्र कुमार झा जी, पाठक जी आपको बहुत बहुत प्रणाम कह रहे हैं। और हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। इसी तरह कार्यक्रम को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब हम आते हैं उस बात पर जिसकी प्रतीक्षा शायद सब लोग कर रहे हैं, वह है पर्यावरण को ई वेस्ट से कैसे बचाएं। पानी को कैसे बचाएं, हवा को कैसे बचाएं, जमीन को कैसे बचाएं। और जहां तक मैं समझती हूँ, ई वेस्ट का खतरा न केवल फिजिकल है बल्कि मेंटल भी है, इमोशनल भी है। तो मैं डॉक्टर संजीव कुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि आप हम सबको बताएं कि पर्यावरण पर इसका क्या असर है, और हम इसको किस तरह से, सरकार अपना काम कर रही है, जैसा कि अभी पाठक जी ने कहा कि कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो ई वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं, और सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, पर अभी जो भी किया जा रहा है वो काफी नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि लोगों में जागरूकता आए। हम 140 करोड़ हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सोचते हैं तो भी बहुत हो जाता है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। तो जागरूकता भी हमें बड़े स्तर पर लानी है। और भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत ज्यादा डेटा यूज होता है, यानी बहुत ज्यादा फोन भी है लोगों के पास, तमाम तरह के और इक्विपमेंट्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हैं। नाम तो बहुत सारे मैंने लिए जो कि मुझे मिले, इसके अलावा भी बहुत सारे और होंगे। तो हम सब आपको सुनना चाहते हैं। डॉक्टर संजीव कुमारी, आपका स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और नमस्ते। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना जो बर्निंग टॉपिक है उस पे अपने विचार रखने का मुझे मौका दिया। जैसे बहुत सारी बातें ई वेस्ट के बारे में हुई हैं,
और इसमें जैसे आपने बताया कि टीवी, मोबाइल और जैसे स्टीरियो हैं, जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, वो भी ई वेस्ट में आ रहे हैं। और आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है ई टॉयज, बच्चों को जो टॉयज दिए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक दिए जा रहे हैं, वो कार है या कुछ भी चीजें हैं, रिमोट से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली, सेल से चलने वाली। तो ये सारी चीजें हैं, जब ये सारा डंप हो जाता है, ई वेस्ट बन जाता है, तो इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे बेस है, या जैसे सर ने बताया था गोल्ड सिल्वर रहता है, ये बड़े कॉस्टली है। तो इनको रिसाइकिल करने के लिए, इनको निकालने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, तो उनमें बड़े हार्मफुल केमिकल यूज किए जाते हैं, जिससे कि उसको रिट्रीव किया जा सके। इसके अलावा इसमें कॉपर, निकिल, पैलेडियम, मरकरी, लेड, बेरियम, कैडमियम और लिथियम, ये बहुत ऐसे हार्मफुल चीजें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बड़ी नुकसानदायक है, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स, माइक्रोब्स, पानी, सभी चीजों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि इन्वायरमेंट को, जैसे हम मानते हैं कि ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में आती हैं, हवा, पानी, मिट्टी, सब चीजें, तो हवा के लिए, जैसे हवा में कैसे ये पोल्यूट होता है, पोल्यूशन करता है, कि इसको निकालने के लिए जैसे कोई भी हम श्रेड करते हैं या किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से कुछ डस्ट निकलती, टॉक्सिक होती है वो, जैसे उसमें कई केमिकल्स ऐसे हैं, डायोक्सिन्स हैं, डस्ट निकलती है, वो ह्यूमन और एनिमल और प्लांट सबके लिए बड़ी हार्मफुल होती है। कई बार हम जला देते हैं, तो उसमें कैंसर कॉजिंग जो चीजें हैं वो होती हैं, जिससे कैंसर होता है। या बहुत क्रोनिक डिजीज है, आज के टाइम में ऐसी आपको बहुत सारी डिजीज मिलती हैं जो पहले नहीं होती। तो ये इसका, जैसे बहुत सारे फाइन पार्टिकल निकल रहे हैं, या जो जो कॉस्टली मेटल्स इनमें यूज किए जाते हैं, जो ई वेस्ट में आ जाते हैं, उसको रिट्रीव करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिनकी फ्यूम्स निकलती हैं, और वो इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में पहले से ही बहुत सारी गैसेस हैं, उनके साथ रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होके बहुत सारी हार्मफुल जो कंपाउंड्स हैं वो बन जाते हैं। और जो एसिड रेन आपने सुना हो, जैसे बारिश आती है तो वो पानी के साथ भी रिएक्शन करके एसिड रेन में आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें इन्वायरमेंट में हो रही हैं, हवा के साथ हो रही हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं जैसे मिट्टी की, कुछ भी चीज है डंप कर दिया या धरती पे फेंक दिया, या जो बैटरीज हैं उनका जो भी लिक्विड है वो चीजें फेंक दी जाती हैं। तो हैवी मेटल्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि हमारे लिए, किसी भी लिविंग थिंग के लिए, हम, मैं अर्थ को भी लिविंग थिंग मान रही हूँ, क्योंकि जो मिट्टी है उसमें बहुत करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव है, तो वो उनको भी इम्पेक्ट करता है। तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पे, उन सब के लिए हैवी मेटल संजीव बहुत कुमारी जी, नुकसान है। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, क्या मिट्टी की उर्वरता को, यानी कि उसके उपजाऊपन को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ, बिल्कुल पहुंचाता है। यही इसी बात पे मैं आ रही हूँ कि हमने जैसे धरती पे ई वेस्ट में से जो हैवी मेटल हैं वो चले गए, वो जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं उनको मार देंगे, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो अवेलेबिलिटी बजट जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स का, धरती में जो भी हमने खाद पानी डाला, वो ऑर्गेनिकली डाला या इनऑर्गेनिकली डाला, जो भी डाला उसको अवेलेबल करवाते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ाते हैं, और जो हैवी मेटल्स और दूसरे जो टॉक्सिक्स चले गए हैं मिट्टी में, वो माइक्रोब्स को मार देते हैं। माइक्रोब जब कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी सॉइल है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्शन। तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत इससे कम हो रही है, सॉइल टॉक्सिक हो रही है, उसमें जो भी प्लांट उग रहा है वो सारा टॉक्सिक जो मेटल उसमें है वो प्लांट में आ जाता है, और प्लांट से वही फिर हमारे शरीर में। जो पाठक जी ने कहा कि सब्जियां खा रहे हैं जो, तो जी वो उसी जी, बिल्कुल टॉक्सिक मिट्टी की है, जिसकी वजह जी से वो सारी बीमारियां लोगों में जा रही हैं। जी। बहुत, ये और इनडायरेक्ट एक, हुआ एक तरह से, हाँ जी, इनडायरेक्ट असर एक ये बार अगर दुष्प्रभाव। कोई चीज हमारे फूड चेन में आ गई, वो हमारे शरीर में चलेगी, वो साइकिल में आ गई, तो फिर उसको निकालना मुश्किल होता है, कि वो प्लांट से हमारे शरीर में चलेगी, हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो गई, उससे फिर कई तरह की कैंसर कॉजिंग वो है, या कोई और है, बहुत तरह की सीवियर जो हमारे हमें डिजीज हो रही है वो है। और जैसे पानी में भी, पानी में चला गया, वो झील तालाब में चला गया, या फाइनली समुद्र में चला गया, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जितनी भी पानी में रहने वाले जो जीव है। जीव जंतु है, उनको भी वो बड़ा नुकसान करते हैं, उनकी भी संख्या कम होती है, उनको मार, मतलब मर रहे हैं, वो एसिडिफिकेशन जैसे हो जाती है उसमें। तो मतलब जो मैं सूक्ष्म जीव कुल हैं या मिलाकर प्लांट्स संजीव हैं, जी, संजीव कुमारी जी, कुल जी मिलाकर ये माना जाए कि इसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है,
ये आप कहना चाहती हैं जी, ना? सभी, क्योंकि इक्वेटिक की बात इकोसिस्टम हमारा आपने की, डैमेज हो रहा है। डैमेज हो जी, रहा है। यस, यस। जी डैमेज हो रहा है। इकोसिस्टम में हमारे जो भी लिविंग थिंग है, प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रोब्स या एक्वेटिक एनिमल्स, सभी आ गए हैं, ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन। इम्पैक्ट आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट पे, ये इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। और ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट में एक सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, तो उसके लेवल पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारा उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। मैं मेटल वाइज अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हमने बात की कि ये बहुत सारे टाइप के मेटल, हैवी मेटल्स इसमें से निकलते हैं। तो जैसे मरकरी है, मरकरी सॉइल पे चला गया किसी भी तरह से, वो डंप किया या किसी भी तरीके से है, तो वो माइक्रोब्स, कुछ इस टाइप के माइक्रोब्स हैं, तो मरकरी जो है उसको मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए या वैसे जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल है। उनको मतलब उनकी संख्या कम हो रही है। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में माइक्रोब्स भी आ रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को वो कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। धीरे धीरे हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो रही हैं। लिथियम और बेरियम की हम बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली पानी को खराब करते हैं। जब पानी खराब होगा तो हमारी एक्वेटिक लाइफ खराब होती है, जो जलीय जीवों की जो लाइफ है, वो मछलियां हैं या दूसरे जो भी पानी में रहने वाले जीव, जी, जी, उनको जी। नुकसान पहुंचा रहा है। तो जैसे लेड की बात की थी मैडम ने कि लेड होता है, तो लेड जो है वो प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कम करता है। ग्रोथ नहीं अच्छा। प्लांट की प्रॉपर हो पाती अगर हैवी मेटल वहां चला गया है, ये किसी भी तरीके से, या उसमें जैसे फ्लावरिंग कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी। और हम्म, ह्यूमन बींग्स पे न्यूरोलॉजी, नर्व्स पे हम्म, जाके इम्पैक्ट करता है, न्यूरोलॉजिकल लेवल हम्म, पे जाके ये इम्पैक्ट कर रहा है। कैडमियम है जो कि एक हैवी मेटल है, ई वेस्ट से हमें मिलता है, वो नॉन डिग्रेडेबल है, वो खत्म नहीं, डिग्रेड नहीं होता है, गलता सड़ता नहीं। तो वो हम्म, कैंसर काजिंग है। वो कई तरह के कैंसर इंसानों में हो रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, या पेनिक्रियाज है, या नेसोफेरिंग्स में जैसे हमारा गला या इधर जो भी कैंसर हो जाता है, और हम्म। किडनी में है, कई तरह के हमें कैंसर कॉजिंग कैडमियम की वजह से। वो अब विषाणु, कॉपर भी वो जैसे, कीटाणु, वो सारे के सारे हम पानी के जरिए, हवा के जरिए, जमीन के जरिए, कैसे भी भोजन के जरिए जो हम ले रहे हैं, वे सब के सब हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की ओर ले जा रहे हैं। संजीव कुमारी जी का शायद संपर्क हमसे टूट गया है। कोई बात नहीं, हम एक दो बातें यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सुरेंद्र शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ऐसा बंद क्यों नहीं कर देते हैं उत्पादन, और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये संभव नहीं है। हम प्रगति के पथ पर हैं और हमें सभी चीजों का उपयोग करना है। नए का मतलब नए आगमन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसे कैसे उपयोग में लाएं, कैसे हम जुडिशियसली ये समझें कि क्या सही क्या गलत, और किस तरह हम उसका उपयोग करें कि वह हमारे लिए लाभदायक रहे, हानिकारक न बने। और एक मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत उत्साहवर्धन करने वाला संदेश मिला था, वो है तनेजा जी का, पुष्पलता तनेजा जी का। वे कह रही थी कि ये इतना अच्छा विषय है कि इसकी परिचर्चा एक बार फिर से होनी चाहिए। तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना अच्छा हमें बताया, और ये हमारे जो वक्ता हैं वो एक एक नगीने हैं जो यहाँ पर हमारे बीच आज आए हैं, और जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी शिक्षा से हमारे पटल को इतना अधिक समृद्ध किया है। और निश्चित तौर पर जब भी समय होगा और हमारे बीच और अच्छे हमारे अभी के वक्ताओं के साथ या और दूसरे वक्ताओं के साथ हम इस विषय पर बात अगर कर पाएंगे तो हम जरूर करेंगे। हर बार ऐसा ही होता है कि कोई भी विषय जब हम लेते हैं तो वो विषय कहीं बाद में लगता है कुछ अधूरा सा रह गया, तो उसका पार्ट 2 होना जरूरी है निश्चित तौर पर। बस लास्ट नोट आप लोगों से लेना चाहूंगी क्योंकि समय हो गया है, हमारे पास 1 मिनट बचा है, तो 10 सेकंड में रीतिका दीवान जी, क्या संदेश है आज की परिचर्चा के माध्यम से जो आप समाज को देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, बाय लेस, बाय गुड एंड यूज इट ऑप्टिमली। जो भी खरीदें उसको अच्छे से यूज करके और उसकी पूरी अपनी जानकारी लेके कि उसको कैसे हमें डिस्पोज करना है, और तभी उस चीज को लें। और
उसको रिसाइकिल करवाने के लिए जो भी आप एज अ एंड यूजर, सबसे पहले हमारा ही एज अ कस्टमर ड्यूटी बनती है, हम ही उससे अपनी जो भी हमारी कंपनी जिससे भी हम खरीद रहे हैं उनसे पूछें कि हमें इसको बाद में रिसाइकिल करना होगा, तो हम कैसे, इसका क्या तरीका होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अब मैं पाठक जी से उनका लास्ट संदेश, लास्ट नोट आप क्या देना चाहेंगे दर्शकों को, पाठकों को, समाज को? माइक सर म्यूट है आपका, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। मैं इस चर्चा के माध्यम से बस यही संदेश दूंगा कि थोड़ा सा अवेयर होइए, थोड़ा सा जानकारियों को लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि कुछ भी रोका नहीं जा सकता, रोकने वाला टाइम चला गया। अगर आप कहते हैं, कहीं मैं कोई मैसेज पढ़ रहा था कि विनाश है, मतलब वो ठीक है, हमें भी पता है कि विनाश हो रहा है, लेकिन विनाश को हम थोड़ा कंट्रोल तो कर ही सकते हैं उस अपने ज्ञान, उसके ज्ञान के बलबूते पर, या उसको उसकी जानकारी के बेस पे। तो थोड़ा सा आप अवेयर होइए, थोड़ा सा इस बारे में पढ़िए, और किसी भी फोरम में अगर आप जुड़े हुए हैं या किसी भी संस्था के साथ आप जुड़े हैं, वहां इन तथ्यों को थोड़ा सा आगे लाइए, ताकि कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पर इसका काम आप व्यक्तिगत रूप पे भी कर पाए। मतलब आप पॉलिसी मेकर बन जाइए और आप आगे इस पे पढ़ के आगे इसका मैसेज पास करिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है जिसका इस पर ध्यान देना जरूरी है। नहीं, जनमंच भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ में एक चीज जो छूट रही है वो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी सभी के लिए। हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, वो रोजगार पाते हैं इस काम के माध्यम से, तो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे अगर हमारी इस तरह की इंडस्ट्रीज, फर्म्स तैयार होंगी। एक बात और जो इसमें जोड़ना चाहूंगी वो ये कि हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, तो जो रोजगार वहां लोग पाएंगे उनके भी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। वे भी उसी तरह से, जैसे हमने कोरोना के समय में देखा कि पीपीई किट ने सुरक्षित रखा लोगों को बहुत, जो कि डॉक्टर्स थे, जो कि नर्सेस थी, हॉस्पिटल में दिन रात काम कर रहे थे, घर नहीं जा पा रहे थे, पर वे सुरक्षित थे। तो ऐसे ही उनके लिए भी शील्ड्स होनी चाहिए। तो लोगों में भी इस काम के प्रति, अभी सब डरते हैं, घर वाले कहते ना ऐसा मत करना बेटा, ये वहां मत जाना, वहां नौकरी मत करना, जान को खतरा है। तो वो खतरा जो लोगों के मन में समाया हुआ है, उसके लिए भी हमें सोचना होगा कि जिन लोगों को वहां हम काम पर लगाते हैं, उनकी भी, वे भी हमारी ही तरह हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका भी परिवार है, तो उनकी भी सुरक्षा का हमें यहाँ दायित्व हम तो नहीं ले सकते, लेकिन वो फर्म्स ले सकती हैं, सरकार जहां पर काम कर रही है वहां सरकार ले सकती है। तो ये हमारी अपील है आज इस परिचर्चा के माध्यम से सभी से, कृपया अवेयरनेस को फैलाएं। कोई भी जानकारी जो आपके पास है उसे दुनिया तक जरूर दीजिए। जब ज्ञान होता है तो बांटने के लिए होता है, अवेयरनेस, जागरूकता देने के लिए होती है, और जब हम देंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को ये बातें समझ में आएंगी। विशेष तौर पर घर के सामान के लिए हमारा फोकस रहा, घर के सामान ठीक प्रकार से रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें, घर में रहने वाले सभी घर में रहते हैं, सभी गैजेट्स यूज करते हैं। जैसे मैंने सेल की बात आपसे पूछी, मैं भी सेल सर डस्टबिन में डाल देती हूँ, पर अब नहीं डालूंगी। जो हम घड़ी से उतरा या कहीं से, जो हम सब करते हैं ऐसा, जानते हुए भी करते हैं, जैसे मैं अनजाने में करती रही, अब नहीं करेंगे। ऐसे छोटे छोटे कदम हम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज में ई कचरा के प्रति संवेदनशीलता आएगी, अवेयरनेस आएगी, और हमारी परिचर्चा का उद्देश्य थोड़े से ही सही पर कुछ उद्देश्य जरूर पूरे होंगे। और जैसा तनेजा जी ने कहा कि हम एक बार फिर करें, हम प्रयास जरूर करेंगे। इसी के साथ सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और आभार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने तीनों वक्ताओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है कि जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान चक्षु खुल गए, कि हमारी आंखें बंद थी बिल्कुल और अब बिल्कुल खुल गई है, और बहुत सारी बातें हमें पता चली हैं। चर्चा से ही कुछ ना कुछ विकल्प नजर आते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। बोलना जरूरी है, बातचीत जरूरी है, तो आप भी बातचीत करें। वक्ताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तीनों हमारे वक्ता बहुत ही अच्छी तरह आपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, इसके लिए आभार मेरी ओर से व्यक्तिगत तौर पर भी, और हिंदी संस्थान दिल्ली की ओर से भी
आप सभी को आभार। एक बार पुनः मिलेंगे हम अगले रविवार शाम को 7 बजे एक नए विषय के साथ। विषय हम सोचेंगे और भी अच्छा हो, नया हो, अवेयरनेस का हो, और इसी तरह मिलते रहिए, इसी तरह देखते रहिए, इसी तरह जुड़ते रहिए। एक बार पुनः सभी का आभार। थैंक यू मैम।